गुस्सा शांत हो जाता है। और वैक्सीन लग रहा था, बच्चों का वैक्सीनेशन था, तो डॉक्टर आई थी कहीं से, तो उन्होंने पेरेंट्स का नंबर पूछा, बच्चे नहीं बता पाए, तो तुरंत उन लोगों ने कहा मैम का नंबर बताओ। आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में सफल हैं? हाँ, मुझे असल में अगर मेरे स्कूल के बच्चे और अभिभावक को लग रहा है हुँ, कि मतलब टीचर्स कर रही हैं और मेरे बच्चे अच्छी जगह पर हैं इस समय, हुँ, तो वो मैं सफल हूँ। और ऐसा लगता है उन्हें। मेरे यहाँ 18 से 20 बच्चे स्लम एरिया से हैं, हुँ, बिल्कुल स्लम एरिया है वो। हुँ, मतलब उनके घर का माहौल परिवेश ऐसा है कि एक साफ सुथरा परिवेश भी नहीं है कि जिसमें वो बैठकर अपनी किताब कॉपी खोल सके। हुँ, और वो बच्चे इस समय इंग्लिश मेरे यहाँ क्लासरूम में है रीडिंग लगाते हैं, इंग्लिश की बुक। अच्छा। जी। और वो कहते हैं कि हुँ, मतलब मैम, उनके पेरेंट्स का, वो बच्चे एक दिन भी एब्सेंट नहीं होते, एक हुँ, दिन भी। उपस्थिति भी गर्ल्स की ज़्यादा रहती है मेरे यहाँ। जबकि ये माना जाता है हाँ, कि नहीं, वो मेरे यहाँ गर्ल्स की हुँ, उपस्थिति बॉयज़ से ज़्यादा रहती है। आपसे वो शेयर करती हैं। जी, सब कुछ शेयर करती हैं। बच्चे मुझे बिल्कुल, कई बच्चे गलती से मम्मी बोलते हैं मुझे, ओह! मम्मी बोल देते हैं। सुबह 7 बजे वो निकल जाते हैं। हुँ, पेरेंट्स में मतलब मदर-फादर दोनों ही अपना-अपना कामकाज काम के करते लिए हैं। तो ऐसे में बच्चे अपने से स्कूल आएँ, तो उसके लिए तो स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि कि वो बच्चे आएँ, चले आएँ। चले आएँ। बहुत बदलाव है, एनरोलमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक का बदलाव, हुँ, और सोच का बदलाव, पेरेंट्स के सोच का बदलाव भी है। नमस्कार, आपका चॉकटेल में स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए सरिता शर्मा जी आई हैं। सरिता जी लखनऊ के नगर क्षेत्र में प्रधानाध्यापिका हैं। इन्होंने 2004 में सहायक अध्यापक के पद पे उन्नाव जनपद में ज्वाइन किया था और तब से ये काम कर रही थी। फिर बाद में इनका स्थानांतरण लखनऊ में हुआ। सरिता जी, आपका बहुत स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों को ये बता सकती हैं कि आपने अपनी पढ़ाई कब की और कहाँ की और आपने किन विषयों में पढ़ाई की? जी, बिल्कुल। हमारी पढ़ाई जो है वो इंटर तक, मेरे पिताजी चूँकि शुगर फैक्ट्री में थे, तो शुगर फैक्ट्रीज़ ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते थे, तो इंटर तक की पढ़ाई हमारी उन सब जगहों पे हुई। लेकिन इंटर के बाद हम लोग गोरखपुर में शिफ्ट हो गए, और उसके बाद की मेरी सारी पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई। बीएससी, एमएससी, बीएड और एमएड, सारी पढ़ाई हमने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की। पहले आप डॉक्टर बनना चाहती थी? जी, सही बात है। मैं पहले जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, और डॉक्टर बनने का मेरा मकसद ये था कि मेरी ये सोच थी कि शायद इसी प्रोफ़ेशन में मैं ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकती हुँ, हूँ। लेकिन बदकिस्मती कहिए या सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। उसके बाद पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टीचर बनो, और टीचर्स तो अपने आप में सबसे अच्छा प्रोफ़ेशन माना जाता है, जिससे हुँ, तुम हुँ, ज़रूरतमंदों की सेवा भी कर सकती हो, और डॉक्टर, इंजीनियर तो सब टीचर ही बनाते हैं, तो हुँ। तुम टीचर बनो। तो उसके बाद मैंने फिर बीएड में, 2004 में आपने जी, ज्वाइन कर लिया। फिर हमने 2004 में विशिष्ट बीटीसी का की जॉब आई थी जो बीएड के लिए थी, हुँ। वो हमने अप्लाई किया और उसमें हो गया मेरा। तो मैं जुड़ गई, तब से मैं लगी जब हूँ। पहली पोस्टिंग आपकी उन्नाव में हुई और गांव के स्कूल में जो पहले बंद विद्यालय था, हुँ। तो आपको क्या फील हुआ? कैसा लगा आपको? हाँ, उस समय तो चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, हुँ, हुँ, और मैं टीचर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। तो मुझे जब बंद विद्यालय मिला तो मेरा मेरा तो वहीं से मतलब एक तरह से चैलेंज मेरे लिए था वो, हुँ, कि अब बंद विद्यालय मिला, मैं तो देखो टीचर भी नहीं बनना चाहती थी, और अब इस जगह मेरी पोस्टिंग हो गई। लेकिन फिर जब मैं वहाँ जाना शुरू की, 8 महीने मेरी वहाँ पे जॉब रही, उसके बाद हमारा लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया। 8 महीने जितना मैं बेहतर दे सकती थी, हुँ, मैंने वहाँ पर किया, और बच्चे भी बड़े खुश थे कि चलो मैडम आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। लखनऊ में ट्रांसफ़र हमारा सबसे पहले जो है चिनहट ब्लॉक में, चिनहट ब्लॉक जो है वो रूरल एरिया का स्कूल है, हुँ, और वहाँ हुआ। 4 साल मैं वहाँ पर थी, मिर्ज़ापुर स्कूल नाम है, मैं 4 साल वहाँ पर अपनी सेवा दी। तो वहाँ से जो है वो 4 साल 5 साल चूँकि मैं वहाँ लगातार रही, तो वहाँ से जाकर के फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ इतना ज़्यादा लगने लगा कि मुझे लगा कि शायद मैं इस प्रोफ़ेशन के साथ बहुत न्याय कर पा रही हूँ। इतना शायद मैं डॉक्टरी वाले प्रोफ़ेशन के साथ न्याय ना कर पाती। हुँ। और बच्चे भी बहुत खुश, मैं भी बहुत दिल लगाकर वहाँ काम किए, और बहुत कुछ किया वहाँ।
जब मैं वहाँ से 2011 में नगर के लिए ऑप्शन आया, हम्म, तो ये हुआ कि अब नगर बिल्कुल पास है, चलो नगर के लिए ट्राई करते हैं। तो इस दौरान मेरा नगर में यहाँ हो गया। ट्रांसफ़र हो गया जी। और नगर में इस समय हमारा स्कूल बिल्कुल लोहिया पार्क चौराहे के सामने है, प्राथमिक विद्यालय उजरियाँव के नाम से। जब उजरियाओं में अभी कितने बच्चे हैं आपके साथ? जी, हमारे साथ इस समय उजरियाँव में 156 बच्चे एनरोल्ड हैं। और जब आप आई थी तब में और अब में आपको कोई बदलाव दिखता है जी, इस स्कूल में? जी, बहुत बदलाव है। एनरोलमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक का बदलाव हम्म, और सोच का बदलाव, पेरेंट्स के सोच का बदलाव भी है। हम्म, जब मैं शुरू में आई थी तो एक तो एनरोलमेंट बहुत कम था यहाँ, 120-22 ऐसे ही एनरोलमेंट थे। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं आई तो शुरू में मैं 4 साल तो सहायक ही थी, क्योंकि मुझसे सीनियर 4 टीचर्स थे। और धीरे-धीरे करके 2013, 14, 15, 16 में चारों लोग रिटायर हो गए। फिर आपको ये जिम्मेदारी मिली? जी, उसके बाद मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली और 2017 में मैंने स्कूल की ज़िम्मेदारी उठाई प्रधानाध्यापक के रूप में। 2017 में जब मैंने इंचार्जशिप ली तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर स्कूल में बस एक 4 दीवारी का कमरा और कुछ भी बैठने-वैठने की कोई व्यवस्था बच्चों की नहीं थी। तो मुझे बड़ा खलता था। अंदर से मैं चेयर पर बैठती थी तो मुझे बहुत खलता था। फिर? तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि जब तक ये बच्चे इनके बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक मैं अपने लिए बैठने की व्यवस्था। फर्नीचर कहाँ से आया फिर? फर्नीचर तो उस समय कंपोजिट जो था वो शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन कंपोजिट ये ग्रांट से? जी कंपोजिट ग्रांट और कुछ अपना सहयोग, कुछ अ, सामुदायिक सहभागिता, कुछ पार्षद महोदय जी का सहयोग, हम्म, ऐसे मिलाकर हमने चारों पांचों कमरों के लिए फर्नीचर पहले बनवाया। उसके बाद धीरे-धीरे करके अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखा कि अगर आपकी नीयत इन बच्चों के लिए करने की, स्कूल के प्रति बहुत साफ़ है, आप दिन-रात सोचते हैं तो आपके लिए कोई न कोई माध्यम बनकर उतर आता है, अच्छा। ईश्वर के रूप ऐसी में कोई उतर आता घटना, है। ऐसा कोई उदाहरण आपका? जी, बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण मेरे साथ तो आए दिन रोज़ ही उदाहरण हम्म, हमें देखने को स्कूल में मिलता है। जैसे कि कुछ बच्चे मेरे यहाँ बहुत अच्छे थे, अच्छा वो प्राइवेट की तरफ बच्चे जनरली 1-2 क्लास पढ़ने के बाद ऐसा होता है हम्म, उसमें कि ज़रा-सा पेरेंट्स को भी होता है चलो मैं फ़ीस भर लूँगा, हम्म। तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट जो है स्कूल में प्राइवेट चले स्कूल जाते हैं। में डालने लगते हैं। तो मैंने फिर बुलवाया, काउंसलिंग की हम्म, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। तो बोलने लगे कि अरे मैम जी वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, हम्म, वहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, झूले वगैरह भी स्कूल में सब लगे हैं तो बच्चों का मन वहाँ लगता है, हम्म। और मैम यहाँ कुछ है नहीं। फिर मैं बहुत सोच में पड़ गई कि मैं कैसे करूँ कि बच्चों को कंप्यूटर भी हो जाए, झूले भी लग जाएँ, तो बच्चे कम से कम हमारा स्कूल मतलब ड्रॉप, जैसे होता है ना कि कई बार बच्चे कह के जाते भी हैं, प्राइवेट में भी नहीं जाते हैं, मतलब वो घर बैठ ड्रॉप आउट जाते हैं। माने जाते हैं। हम्म, तो हमें उसकी संख्या घटानी थी बिल्कुल। हम्म, फिर मैं सोच ही रही थी कि नेक्स्ट डे मेरे यहाँ एक एनजीओ वाले आए और उन्होंने अ, बात की तो पता चला कि एक आरबीआई बैंक वाले कंप्यूटर डोनेट करना चाहते हैं स्कूल में, हम्म। और वो सभासद जी के पास गए। तो सभासद जी ने तुरंत कॉल करके हम कहा कि मैम जी आपको कंप्यूटर चाहिए? मैंने कहा वाह, नेकी और पूछ-पूछ। सही है। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट डे मेरे यहाँ 5 कंप्यूटर फिर? लग गए पूरे। हम्म, और उसके बाद कंप्यूटर लगने के बाद भी मैं सोचती थी कि कंप्यूटर तो लग गया, कोई वॉलंटियर नहीं है, हम्म, बच्चों को कंप्यूटर कौन पढ़ाए? फिर उसके 2 ही 3 दिन बाद एक एनजीओ और अभिजीत फाउंडेशन के नाम से है, हम्म। वो खुद ही बेचारे आई और उन्होंने खुद ही चर्चा की कि अगर आपके यहाँ कंप्यूटर हमने सुना है आ गया, अगर आपको वॉलंटियर चाहिए हम दे तो देते मैं हैं। प्रोवाइड कराऊँगी और और इसकी जो इस तरह से। फंडिंग, हाँ, वो हमारी तरफ से है। हम्म, तो तुरंत हमें वॉलंटियर भी मिल गया और इस समय मेरे यहाँ के बच्चे क्लास 5 के पूरा का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है, हम्म। इन्विटेशन कार्ड है, वो सब कंप्यूटर पे वो अपना पूरा बना लेते हैं। बना लेते हैं। तो तो वॉलेंटियर अभी हैं आपके हाँ साथ? जी, वो अब लगातार रहते हैं और इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो गए नहीं और बहुत खुश। हम्म, ऐसे ही झूले के लिए भी हो गया, उसी समय बाला फीचर्स का कॉन्सेप्ट आ गया तुरंत। हम्म, तो मेरा स्कूल चूँकि को-लोकेटेड आंगनबाड़ी है, हम्म, तो को-लोकेटेड आंगनबाड़ी में ये था कि स्विंग लगने हैं। हम्म। तो मैंने कहा देखो अब तुम लोगों का सुन लिया ईश्वर ने, तुरंत स्विंग भी लग गए, 4-4 5-5 स्विंग्स और सब इस समय जो भी होता है प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज़ वो सब मेरे विद्यालय में हो गई है। इसलिए बच्चे भी खुश रहते हैं और हमें भी बहुत सैटिस्फैक्शन है। बढ़िया। शहर में जो बच्चे हैं ये
समझा जाता है कि वो बहुत होशियार होंगे और उनको देश दुनिया की बहुत जानकारी है। लेकिन जिन परिवारों से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, तो अभिभावक का रुख बच्चों की पढ़ाई को लेके आपको कैसा लगता है? सहयोग रहता है, बहुत निरपेक्ष रहते हैं और नहीं, जब मैं शुरू में गई थी हुँ, तो हाँ, तब अभिभावक इतने जागरूक नहीं थे। तो इसके लिए तो मुझे डोर टू डोर जाना पड़ा, अभिभावकों से संपर्क करने। हुँ, हुँ, किसी के बच्चे सुना नहीं आ रहे हैं तो बच्चों के साथ, किसी के साथ लेकर मैं घर तक गई। हुँ, पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बच्चे के साथ। हाँ, भाई उनकी थोड़ी-सी आर्थिक ज़िम्मेदारी, आर्थिक परेशानी तो रहती है। हुँ, हुँ, इकोनॉमिकली वो इतने वो नहीं होते हैं कि वो उनको अगर मान लीजिए वो सुबह 7 बजे वो निकल जाते हैं। हुँ, पेरेंट्स में मतलब मदर-फादर दोनों ही अपना-अपना कामकाज काम के करते लिए हैं। तो ऐसे में बच्चे अपने से स्कूल आएँ, तो उसके लिए तो स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि कि वो बच्चे आएँ, चले आएँ। चले आएँ। वो हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की और मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुई। पेरेंट्स नहीं रहते हैं लेकिन बच्चे अपने टाइम से विद्यालय हुँ, पहुँच जाते हैं। इतना रुचिपूर्ण माहौल स्कूल का, इतना बढ़िया माहौल है। अट्रैक्शन हाँ, परफेक्शन। और बच्चे सब कुछ शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी बात शेयर करते हैं बच्चे, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम सारी शेयर करते हैं। हम लोग की भी जो भी स्कूल की भी बात होती है वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं हुँ, हुँ, और वहाँ की सारी बातें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप एक अच्छी लीडरशिप के लिए, हुँ, हुँ, अगर बच्चे आपके साथ आत्मीय संबंध या टीचर्स भी आत्मीय संबंध नहीं होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बता पाएँगे। हुँ। और जब तक प्रॉब्लम नहीं कोई बताएगा तो हम उस पर कैसे हम कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन लेना हो, हम बगैर प्रॉब्लम के नहीं कर जाने नहीं कर सकते। लड़कियाँ आपके स्कूल में लड़कों की तुलना में कम हैं, ज़्यादा हैं, बराबर हैं? पहले तो ऐसा था कि जब मैं जॉइन की तो लड़के और लड़कियों का रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा डिसबैलेंस डिफ़रेंस था, था। हाँ। लेकिन अब लगभग ऑलमोस्ट पिछली बार तो लड़की गर्ल्स ज़्यादा थीं हुँ, हुँ। और आने में भी उपस्थिति भी गर्ल्स की ज़्यादा रहती है मेरे यहाँ। जबकि ये माना जाता हाँ, है कि नहीं वो मेरे यहाँ गर्ल्स की हुँ, उपस्थिति बॉयज़ से ज़्यादा रहती है। आपसे वो शेयर करती हैं। जी, सब कुछ शेयर करती हैं। बच्चे मुझे बिल्कुल, कई बच्चे गलती से मम्मी बोलते हैं मुझे, ओह! मम्मी बोल देते हैं। मम्मा फिर चुप हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मैं बच्चों से मेरा आत्मीय संबंध है। हुँ। जब बच्चियाँ आपको बताती हैं कि घर में तो जीवन तो बड़ा कठिन है ना, तो उनके घर में कोई दिक्कत है, परिवार में दिक्कत है, माता-पिता से उनको कोई शिकायत है, जब आप सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है फिर? बहुत, बहुत मेरी आँखें नम हो जाती हैं बिल्कुल सुन कर के हुँ, हुँ, और मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। और मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस समस्या को सॉल्व कर सकूँ और पूरा प्रयास करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा सैटिस्फैक्शन कोई ऐसा मिलता है। उदाहरण जो आपको भूलता उदाहरण ना तो हो? कई, हाँ, कई उदाहरण तो कई ऐसे हैं जिनको मैं सॉल्व काफ़ी हद तक कर पाई हूँ। अब जैसे एक लड़का हमारे यहाँ लकी गुप्ता था, क्लास 4 में था, बहुत अच्छा लड़का था। कई दिनों से वो स्कूल नहीं आ रहा था और हमने बच्चों से भी पूछा तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा दूर रहता था वो हुँ, बच्चा, हुँ, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए। एक दिन मैं स्कूल से स्कूटी से मैं आती हूँ, तो मैं आई तो मैंने देखा कि एक लोहिया पार्क चौराहे पर लकी चाट कॉर्नर नाम का ठेला लगा है। तो मैंने लकी देखा तो मैंने देखा कि अरे! ये तो लकी है हमारे यहाँ क्लास 4 का। हुँ। तो मैं स्कूटी रोकी, मैंने कहा लकी तुम यहाँ यहाँ क्यों क्या हो? कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो उसके आँख में बिल्कुल आँसू आ गया, बोला मैम जी मेरे मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए और ये ठेला मेरे पापा लगाते थे। अब कोई ठेला लगाने वाला नहीं है मैम, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। हुँ, अब ये बात मुझे इतना मतलब मैं इतना गिल्ट मुझे फ़ील हुआ कि बताओ, मैं 10 दिन से मैं ये नहीं जान पाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है और आज बच्चा इस हालत में। फिर मैं गई, घर पे गई, उसके घर गई और मैंने कहा कि आपका बच्चा सुबह 10 बजे से ठेला लगाता है? तो बोली हाँ। तो हमने कहा कितना कमा लेता होगा? 1000 2000 कितना उस समय कमा लेता होगा? वो मैं दूँगी अपने पास से। तुम 2 बजे तक का ठेला का पैसा मुझसे लो। लेकिन 2-3 बजे जब तक का स्कूल है वो स्कूल में रहेगा। लेकिन उसके बाद बोला वाओ! उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो। वो आने लगा। जी, वो बिल्कुल वो 5th भी पास आउट हो गया यहाँ से। अब तो मदन मोहन मालवीय, क्योंकि उसकी माँ इस बात को समझ ली हुँ, और वो 2-3 बजे के बाद अपनी चाचा के हेल्प से, हुँ, उनके चाचा से भी मैंने बात की तो अब वो अपने चाचा की हेल्प से
मतलब वो एक तरह से हेल्पर के रूप हम्म। में है, वो पूरा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आपके स्कूल में आप हैं अब और दो शिक्षा मित्र हैं, जी और अभी 15 दिन पहले एक नई नियुक्ति हुई है। तो आपके जो सहयोगी हैं वो आपको किस तरह देखते हैं, दोस्त की तरह या मेरी मार्गदर्शक की तरह, या कैसे आप उसको डिफाइन करेंगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं मेरे और जो भी हमारा स्टाफ है, हम्म। जो भी रहता है, हम्म। वो हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जो ही आता वो कहता है कि इतने कम स्टाफ में आपने इतना अच्छा मैनेज कैसे किया? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा पूरा स्टाफ मिलकर करता है हम्म। और सब हम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर जो नेतृत्व करता होता है, उसको स्वयं करके दिखाना है, हम्म। आपको ऑर्डर नहीं करना। मैं वो काम स्वयं करती हूँ। कोई चीज़ पड़ा रहता है, मैं किसी से नहीं कहती हूँ, मैं जब स्वयं करती हूँ तो अगला देख के उसको खुद करता है। तो ये बहुत अच्छा उसको संदेश जाता है कि जब मैम कर रही हैं तो भाई हम्म। हमें करना है। तो इसलिए बहुत अच्छा सपोर्ट, मेरी शिक्षा मित्रों का बहुत सपोर्ट रहा है। आपके यहाँ स्कूल में आंगनबाड़ी भी है, और आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं वही अब कल अगले साल आपके स्कूल में कक्षा 1 में आएंगे, आते हैं। तो कक्षा 1 में सबसे क्या सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है जो बच्चों के साथ करना चाहिए शुरू में? एकदम नए नए बच्चे हैं, घर से आ गए हैं, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जी। उनको लगता होगा कि हम कहाँ आ गए हैं टाइप्स। तो नहीं, एक चीज़ तो हमारे यहाँ प्लस पॉइंट ये है हम्म, कि 3 वर्ष से ही बाल वाटिका में एडमिशन आंगनबाड़ी में शुरू हो तो वो जाता है। परिचित हो गए हैं। जी, वो इतने अवेयर हो गए हैं हम लोगों से, उस हम्म। परिवेश से, सब चीज़ से, हम्म। कि उनका वो बिल्कुल भय मुक्त वातावरण उनको शुरू से मिलता है। हम्म। तो वो हम लोगों से बहुत परिचित हो गए हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है 25 बच्चे तो ऐसे हमारे यहाँ आते हैं फर्स्ट में, जो सब आंगनबाड़ी के ही होते हैं। हम्म। और तो कुछ नए बच्चे आते हैं। हाँ, कुछ नए बच्चे तो और शुरुआत में आप उनके साथ क्या करती हैं? शुरुआत में सिर्फ एक्टिविटी होती है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से उन बच्चों को स्कूल के माहौल में बांधे रखना, हम्म। ये हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है। तरह तरह की एक्टिविटी है, हमें अपने विभाग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग मटेरियल सामग्री है। प्रोवाइड आपके यहाँ कराई गई। लाइब्रेरी है? जी, लाइब्रेरी भी है। उसका कैसे इस्तेमाल होता हो? उसका हम लोग जनरली, जैसे अब तो कभी नो बैग डे भी कहते हैं कि सैटरडे होता, को। हाँ सैटरडे, तो हम लोग सैटरडे को ये सब चीज़ें बच्चों को हम्म। बुक वुक दे करके पढ़ाते हैं, हम्म। पढ़वाते हैं। बच्चे स्टोरी मतलब पढ़ने के बाद हम सुनते भी हैं उनसे, अच्छा। बच्चों से। तो बच्चे इसीलिए बड़े फ्रैंक हो गए हैं, वो चीज़ अपने शब्दों में, हमने कहा जो तुम पढ़े वो अपने शब्दों में, आप क्या पढ़े हो, मांगे चलो किताब मांगते हैं बच्चे, बड़े इंटरेस्ट के साथ मांगते हैं, मैम दीजिए हमें पढ़ना है। हम्म। अच्छा पढ़े, तो हम लोग जब सुनते हैं तो बच्चे उसको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि मैम अभी सुनेंगे। सुनेंगी। जो माताएं आती हैं, आप उनसे मिलती रहती हैं, उनका शैक्षिक स्तर कैसा होगा, कुछ शैक्षिक अनुमान? स्तर ज़्यादातर बस साक्षर है। बस हम्म, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया उन्होंने? नहीं, ज़्यादातर सिर्फ साक्षर है। कुछ ही पेरेंट्स ऐसे होंगे जो 8th या 10th होंगे, हम्म। ज़्यादातर ये साक्षर है। क्योंकि हम लोग जब मीटिंग वगैरह कराते हैं तो पूछते हैं, हम्म। बातचीत होती है, हम्म। तो ये तो पता चलता है साक्षर है। तो इसलिए बच्चों को वो बहुत पढ़ा बढ़ा तो नहीं, नहीं मतलब पाती हैं नहीं वो। पाती हैं। लेकिन कोई नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना बच्चों को दे सकें अपना, उतना आदमी हम लोग पूरी कोशिश में, हमारा पूरा स्टाफ कोशिश में लगा हम्म। रहता है। हम्म। तो घर से अगर उनको शिक्षा में कोई इस तरह का सकारात्मक सहयोग नहीं है कि माँ या पिता, एक तो उनके पास समय नहीं है और कामकाज है उनका, अपना रोजी है, पैसा कमाना है उनको ताकि घर चले, तो स्कूल की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है, स्कूल पे लोड भी बढ़ जाता है। जी, जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, हम्म। क्योंकि भाई अब उनके यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, हम्म। तो हम लोग की जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। उनका रूटीन पहले पूछो, हम्म। रूटीन क्या करते हो सुबह से, तो सब कुछ जान समझ के हम उस अनुसार टैकल करते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ, छोटा सा मैं उदाहरण बता रही हूँ, जो आपने कहा ना कि उनको कोई हम्म। पढ़ाने वाला नहीं है घर पे, और हम भी ये बात कहते हैं। हम्म। निपुण असेसमेंट हमारे यहाँ होता है, तो हम्म। वो हम लोग मोबाइल पे कराते हैं। हम्म। तो बच्चे चूंकि मतलब उनके पास साधन भी इतने नहीं होते हैं, अगर पेरेंट्स के पास फ़ोन भी है तो वो कीपैड वाला रखते हैं। हम्म। तो यकीन मान स्मार्टफोन नहीं है? स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा। तो यकीन मानिए, मैं 8-10 बच्चे जिनको बहुत तेज़ी से फ़ीवर था और वो स्कूल नहीं आ पा रहे थे और असेसमेंट होना था, हम्म। पिछली बार की बात मैं बता रही हूँ। हम्म। और जब मैं उनके घर अपना मोबाइल लेकर गई, मैं वहाँ बैठकर पढ़ाई।
मोबाइल पर। वो पूरा असेसमेंट मैंने अपने मोबाइल पर उनके घर जा जा करके किया बच्चों के। तो उसका ये हुआ कि खैर बच्चे पूरा हमारा विद्यालय और बच्चे वो उनके, तो पेरेंट्स को लगता है ना कि भाई टीचर्स बहुत जागरूक हैं स्कूल में, तो वो उनका विश्वास बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उनको विश्वास है हमारे ऊपर कि घर का वातावरण कुछ भी हो, परिवार की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, स्कूल अगर पूरी मेहनत से काम करे तो बच्चे का जो स्तर है वो अच्छा हो सकता है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये भी बात सही कहा कि जब परिस्थितियाँ विषम होती हैं, तो बच्चों के जो परफ़ॉर्मेंस है उस पर प्रभाव फर्क पड़ता है, पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम प्रयास करें, तो हम उस प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक चीज़ हमें देखने को, जैसे मेरे यहाँ 18 से 20 बच्चे स्लम एरिया से हैं, बिल्कुल स्लम एरिया है वो। और वो बच्चे मतलब उनके घर का माहौल, परिवेश ऐसा है कि एक साफ-सुथरा परिवेश भी नहीं है कि जिसमें वो बैठकर अपनी किताब कॉपी खोल सके। और वो बच्चे इस समय इंग्लिश मेरे यहाँ क्लासरूम में है रीडिंग लगाते हैं, इंग्लिश की बुक। अच्छा। जी, और वो कहते हैं कि मतलब मैम, उनके पेरेंट्स वो बच्चे एक दिन भी एब्सेंट नहीं होते, एक दिन भी। और कोई बच्चे अगर हो भी जाएँ तो वो नहीं होते, क्योंकि हम लोग जा कर के जो स्लम एरिया उसमें बच्चों पेरेंट्स से जाके मिलना, बात करना कि आप चलो आप नहीं कर पा रहे हो कोई नहीं, लेकिन आप स्कूल में इतनी सुविधा है, सब कुछ है, आप बच्चों को बस आप कुछ ना करो, आप बस भेजिए। रेगुलर स्कूल भेजिए। क्योंकि यहाँ आपको खाना नहीं देना, कुछ नहीं देना, सब कुछ मिलता है। आपको कुछ भी पैक करके नहीं देना। अब तो मतलब इतनी चीज़ें आने लगी हैं एमडीएम के साथ कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। रोज़ एक पैकेट, रोज़ दही, कभी कुछ, बहुत हेल्दी चीज़ें। आपने कभी सोचा कि जब आप इस स्कूल से रिटायर होना है, ट्रांसफ़र होना है या इस स्कूल से जाना है, तो आप इस स्कूल को कहाँ देखना चाहती हैं? जी, ये स्कूल को मैं मतलब इस स्कूल से तो हमारा बहुत लगाव हो गया है इतने सालों से। होता है ना कोई छोड़ने की चीज़, कल्पना नहीं जी, करती हैं? होता है ना कि जब कोई चीज़ अपने हाथ से कोई चीज़ बनाओ, तैयार करो हुँ, तो दुःख होता है। हुँ, लेकिन कोई नहीं, ये ट्रांसफरेबल जॉब तो हम लोग की है ही है कि मान लीजिए अगर कहीं प्रमोशन होता है, कहीं जाना और हुआ, हुँ। तो इंसान छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं है, मुझे कोई भी कैसा भी स्कूल आप दीजिए, अगर मैं उसके लिए मैं करना, इस जी, मैं मैं नहीं इस चाहूँगी मुझे बहुत बना-बनाया ही स्कूल मिले। सरिता जी, मैं इस सवाल को फिर से पूछता हूँ। स्कूल को आप 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं? आपका विज़न इस स्कूल को लेके क्या है? मैं दृष्टि? इस स्कूल को मैं मतलब अब ये सोचिए कि अभी तक जो हमारी उपलब्धि रही है, हुँ, जिस उजरियाओं स्कूल को कोई नहीं जानता था, हुँ। आज भारत सरकार की तरफ से हमारे विद्यालय के नाम से लेटर आता है, विज़िट्स होती विजिट्स के हैं, तमाम। लोग तो देखने आते हैं। जी, तो वो केंद्र तक में हमारे स्कूल का नाम है। हुँ, हाँ, अगर हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम हो जाए पूरा, हुँ, थोड़ा बच्चे बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाए हुँ, हुँ। और पीएमश्री स्कूल भी अगर हो हो जाए, जाए। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे तो हमारे यहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मौजूद है, हुँ, लेकिन और अब हर आदमी चाहता है कि और भी थोड़ा कुछ हो और जाए, अच्छा, थोड़ी उसका तो और, कोई। हाँ, हुँ। तो सुधर जाए तो अच्छा लगेगा मुझे अगर। बच्चों को लेके आपके मन में सपना है कोई कि ये बच्चे एक दिन यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ जाएँगे, ऐसा जी, करेंगे? बट हर हर टीचर का, हर अभिभावक का, हुँ, हर टीचर का सपना होता है कि हमारे बच्चे हुँ, आगे जाएँ और बढ़ें। तो ऐसे ही हमारे स्कूल के बच्चों को लेकर के भी बहुत सपने हैं। अभी तक मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी तक तो इंटर तक ही पहुँचे हैं, हुँ, मतलब हुँ। इतने दिन की हमारी वो नहीं है कि हमने अगर पढ़ाया तो वो इस समय सब हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं। हुँ, जीआईसी से, जीजीआईसी से जितनी गर्ल्स हैं वो सब जीजीआईसी में, और जो निशातगंज का जीआईसी है बॉयज़, वहाँ से। छोड़ा नहीं है सबने। ना, किसी ने नहीं छोड़ा। हुँ, हुँ। आप सपना मैं देखती हैं? पूछती रहती हूँ सर, मैं फ़ोन, सबके नंबर है, मैं कॉल करके पूछती रहती हूँ कि हुँ। कहाँ पढ़ रहे हो इस समय? मैं बीच-बीच में जानकारी लेती रहती हूँ। सरिता जी, आप सपना देखती हैं? हाँ, सपने तो तो मानव स्वभाव है सर, सपना तो सभी लोग तो देखते हैं। स्कूल को लेके, बच्चों को लेके, उनके परिवारों को लेके आपको किस तरह के आपका सपना है? मैं चाहती हूँ कि एक तो देखिए, सपना तो हर अभिभावक, हर टीचर देखता है और हुँ, देखना भी चाहिए।
लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सपना है कि मेरे मतलब जो भी बच्चे हैं वो एक सफल इंसान बने, मतलब इंसान बने। इंसान बनना बहुत जरूरी है। मनुष्य। जी, मनुष्य बने। वो बहुत जरूरी है, मनुष्य क्योंकि बनाने का कोई पाठ्यक्रम तो है नहीं। पाठ्यक्रम तो नहीं है सर, लेकिन फिर अगर एक अच्छा विद्यालय है जहाँ पर आप अनुशासन है, बच्चों संस्कार। संस्कार है दे रहे हैं, तो वो होता है, उसका हम्म, फर्क पड़ता है। और मेरी यही इच्छा है कि बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाएं और अपने पैरों पर खड़े हों, माता पिता का सहारा बने और एक समाज के लिए मॉडल मतलब बने कि हाँ हम अपनी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और अपनी हम भी। जगह बनाएं, अपनी जी, लाइफ अपनी में कुछ जगह बनाए। करें। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है और छात्रा के रूप में और एक नए शिक्षक के रूप में, तो आपके जीवन में बहुत सारे शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, जी किसी को याद करती हैं आप? जी, टीचर्स को तो मैं सभी को याद करती हूँ, बल्कि अब तो एक कोई सोशल मीडिया। विशेष रूप से जो जो आपको, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो, या जिनकी आप नकल करती हो, या जिनको भूल पाना बहुत कठिन है, ऐसे कोई शिक्षक हैं आपके जीवन में? जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो हैं, हम्म, हमारे साइंस की टीचर थी, हम्म, बायो की, बहुत अच्छी थी वो। और जैसे कभी कभी हम लोग नहीं भी पढ़ना चाहते थे, जैसे कभी कभी हो हो जाता है जाता किसी को है, हाँ। कि नहीं है, तो वो हम लोगों को क्लास में ढूंढ ढूंढ के लाके पढ़ाती थी। हम्म, कहाँ है क्या है, मतलब हम लोग कभी कभी शरारत में कभी कभी करता है इंसान, हम्म, तो वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ाती थी। हम्म, और वो वाकई रोल मॉडल थी हमारे लिए। रचना कटियार नाम था उनका, हम्म। है अभी भी हैं वो। और मैं बहुत उनको याद करती हूँ और हम लोग अभी भी जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग की बातचीत होती रहती है। हम लोग सब अ, बहुत उनको, हमारे साथ की जितनी मतलब हम लोग जितने गर्ल्स थे सब हम्म, उनको बहुत याद करते हैं। और उसके अलावा मैं एक इसके लिए मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी हम्म, कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि जैसे टीचर जैसे एक रोल मॉडल होता है हम्म, बच्चों के लिए, हम्म, ललिता प्रदीप में। हम्म, तो मैं बताना चाहूँगी कि वो मेरे लिए रोल मॉडल कहा जाए इसलिए हम्म, क्योंकि जब हम लोग विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे थे, हम्म, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता था। हम्म, तो मैं जब एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मेरी 4 मंथ की मेरी बेबी थी, बच्ची। हम्म, तो वो जब मैं जाने लगी तो वो मुझे देखकर रोने लगी और मैं पीछे मुड़कर देखी, मेरा भीषण एक्सीडेंट हुआ। उस एग्ज़ाम देने में जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये पूरा मेरा फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया। और फ्रैक्चर हो करके वो ट्रॉमा सेंटर के सामने हुआ। हम्म, तो उसने तुरंत, डॉक्टर ने बताया कि ये एग्ज़ाम क्या दे पाएंगी, आप इनको घर लेके जाओ, ये इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। हम्म, लेकिन मैं, जुनून होता है एक कि पापा का सपना है, मुझे पूरा करना है, मुझे टीचर बनना है, मैं एग्ज़ाम देने गई। इतने में जो हमारी ललिता प्रदीप मैम थी, हम्म, उनको पता चला ये चीज़। वो आई तुरंत और उन्होंने इतना सहयोग किया, मेरा मॉरल सपोर्ट जिसको हम्म, कहते हैं, कि वो पूरा दुपट्टे से मेरा इतनी स्वेलिंग हो गई थी, पूरा बांधा और बहुत मॉरल सपोर्ट हमें की। हमें मतलब आज भी मैं याद करती हूँ वो क्षण, तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। तो हम्म, मुझे लगा कि क्योंकि देखिए एक होता है ना कि वो चीज़ मुझे उनकी अच्छाई ज़िंदगी भर याद है। तो अगर एक टीचर कोई भी आप एक रोल मॉडल बच्चे के सामने, अगर आप एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे हेड हैं, हम्म। तो आपकी अच्छाई वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। आपके बच्चे आपको याद करेंगे, स्कूल के बच्चे? जी, उम्मीद तो है, क्योंकि अभी भी जो पढ़ कर गए हैं वो याद करते हैं और मिलने आते हैं। कभी कभी मिल जाते हैं वो। हाँ, आते हैं। तो अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में जानना है, पूछना है, या सलाह लेनी है, तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करेंगी, या किसके पास जाएंगी? सलाह तो हर आदमी देखिए कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, हाँ, छोटे से छोटा आदमी भी आपको सिखा समस्याएं। देता है, हाँ, हाँ। कुछ ना कुछ सिखा देता है, हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, जब 4 लोगों से मैं बात करती हूँ ना, तो उसका समाधान निकल आता है। हम्म, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, कोई सलाह मुझे चाहिए, हम्म, तो हम लोगों का भी ग्रुप है हम्म, और हम लोग बात करते हैं, एसआरजीज़ हैं, तो हम्म। उन लोगों से ही तो सबसे समाधान। पहले आप किसको कांटेक्ट करेंगी, अगर कुछ पूछना हुआ, आपको जानना हुआ? सबसे पहले कॉन्टैक्ट, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर भी टीचर है, अच्छा। तो हम उससे मतलब सलाह ले लेते हैं। मेरा भाई भी टीचर है, 3 लोग हैं टीचर। 3 लोग घर में सबसे हैं। अच्छा शिक्षक कौन है इन तीनों में? अब ये तो आपने बड़ी ही असमंजसता वाली प्रश्न हमारे सामने रख दिया कि मैं तो बिल्कुल असमंजस में पड़ गई। सभी अच्छे हैं, अपने हम्म, अपने तरफ से सभी
बहुत अच्छा कर रहे हैं नहीं, जो अगर आपको नंबर देना हो तो आप सबसे ज़्यादा नंबर किसको देंगी नहीं सर, एज नंबर तो शिक्ष नहीं, मतलब चूंकि मेरे पिताजी खुद ही बहुत ईमानदार थे ड्यूटी के प्रति, हम्म, तो हम तीनों ही वो मतलब सबसे बड़े बहुत शिक्षक हैं हम्म जीवन के लिए। वो हमारे सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी करने की सीख उन्होंने दी, हम्म, और शिद्दत से लगे रहो, जिस काम में भी लगे आप रहो। अपनी माँ को कम नंबर दे रही हैं नहीं, उनकी भूमिका को और उनके परिश्रम को। मेरी मम्मी जो थी वो कहती थी ना, उनकी पहले एक उनके अंदर ये था कि मतलब टीचर्स के पास बहुत टाइम होता है, हम्म, क्योंकि पापा मेरे प्राइवेट जॉब में थे तो हम्म, वो टाइम नहीं दे पाते थे घर में। तो उनको लगता था कि टीचर्स के पास बहुत टाइम होता है और हम्म, टीचर्स ये कर लेंगे, तो वो टीचिंग प्रोफेशन से वो नहीं चाहती थी कि मतलब हम इस प्रोफेशन में जाएं या कुछ भी। लेकिन आज उनके 3 बच्चे टीचर हो गए। बनी। और आपके दो बच्चे हैं, जी, राइट? एक बड़ी बेटी है जिस जो आप बता रही थी 4 महीने की थी जब आपका जी, एक्सीडेंट हुआ। उससे छोटा एक बेटा है। तो एक कामकाजी महिला के लिए घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, जी, उनकी देखभाल, परवरिश, जिम्मेदारी, फिर वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा और जी। ये जो ये संतुलन होता है वो कभी कभी गड़बड़ नहीं हो जाता? नहीं, ये तो सही बात, आपने बहुत सही प्रश्न किया है हम्म, कि मतलब हम लोग जब बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, मेरे दोनों ही बच्चे बिल्कुल सर्विस पीरियड के ही हैं। हाँ, तो ये तो है कि परेशानी तो बहुत उठानी पड़ी, लेकिन मैं कभी भी स्कूल के बच्चों के साथ समझौता नहीं की। बच्चों को शिकायत नहीं रहती नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं रही, मैंने आपके बच्चों समझौता को? नहीं किया। मैं ऐसा अरेंजमेंट करती थी घर में कि हम्म, मेरे बच्चे भी इग्नोर ना हो और मेरे स्कूल के बच्चे भी बिल्कुल इग्नोर ना कभी हो। उन्होंने आपसे कहा नहीं कि आपका तो पूरा दिन, पूरा जी, मेरे समय बच्चे हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मम्मी तुम स्कूल के बच्चों को ज़्यादा मानती हो, आप हम वहीं लोग जाओ वहीं रहो? हाँ, वहीं रहो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मैं छुट्टी भी किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ती है, हम्म, और अगर मैं छुट्टी पर हूँ, सीएल पर हूँ, या कभी मेरे बच्चे की परीक्षा हुई, अगर 10-15 दिन का कभी सीसीएल लिया, हम्म, तो मेरा काम खत्म होता है, तो मैं उसके बाद भी जब स्कूल जाती हूँ, हम्म, तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम तो सीएल ली थी, तुम सीसीएल ली थी। तो मैंने कहा बेटा हमें माफ़ करो, ये स्कूल के बच्चे और स्कूल मेरे लिए ऑक्सीजन है। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो स्कूल ज़रूर जाऊँगी, और मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, बच्चे जानते हैं कि मम्मी बिना जाए नहीं रह पाएँगी। हम्म, तो अच्छा लगता है मुझे, मैं थोड़ी ही देर के लिए अगर छुट्टी में चली जाती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, उन बच्चों के साथ बैठकर। और मैं जाती हूँ कि बच्चे जो भी दिन भर की अगर परेशानी, अगर मैं नहीं गई छुट्टी पर हूँ, तो तुरंत आके शेयर करते हैं कि मैम ये हुआ, तुरंत सारी हम्म, बातें हम्म। बताते हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और आपने समुदाय से भी सहयोग लिया है और अपने पर्सनल फंड से भी स्कूल में कंट्रीब्यूट किया है। क्यों करती हैं ये सब? बस सुकून के लिए मुझे बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में सफल हैं? हाँ, मुझे असल में अगर मेरे स्कूल के बच्चे और अभिभावक को लग रहा है हम्म, कि मतलब टीचर्स कर रही हैं और मेरे बच्चे अच्छी जगह पर हैं इस समय, हम्म, तो वो मैं सफल हूँ। और ऐसा लगता है उन्हें, वो मीटिंग में आते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में, या मैं उनके घर जाती हूँ, हम्म, तो वो ऐसा कहते हैं कि मैम बच्चे बहुत वो करते हैं, और मैम कई बार तो अगर हम थप्पड़ भी मारे, कहते हैं मैम से बोलेंगे जाकर, हम्म, या हमारी शिकायत भी वो आपसे जाकर के करते हैं। तो उनको इतना भरोसा और विश्वास है उनको, तो हमें सुकून मिलता है, संतोष हम्म। मिलता है। और चूंकि हमारे पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो वो मेरे लिए खुशी है। तो बच्चे आपको बहुत आदर करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, स्नेह बहुत करते हैं। डरते हैं, किस तरह से देखते हैं नहीं, आप? बच्चे हमारे स्नेह करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल तुरंत कहूंगी। हम्म, आदर के साथ साथ हम्म, स्नेह, उनका स्नेह है बहुत ज्यादा, और मुझे भी है। अच्छा। जी, मैं मिस बच्चों की बात करने से ही मेरी आंखें बिल्कुल भर आती हैं, मिस ऐसा लगाव है। मिस करेंगी इनको? जी, जो आपने इतने साल बिताए हैं इस स्कूल में और अब पहले भी चिन्हट में और उन्नाव में, इस उजरिया स्कूल में आपने करीब 22 साल बिताए हैं। इतना लंबा समय, काफ़ी समय होता है। कोई ऐसा क्षण जो आपके दिमाग में हमेशा, जिसको आप भुला नहीं सकती हैं? हाँ, ऐसे तो कई क्षण आए हैं स्कूल में जिसे मैं नहीं भूल सकती, हम्म, जो मुझे भावुक कर देता है। उसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे यहाँ एक बच्चा इरफान क्लास 2 में आया था, हम्म, और
आने से कुछ दिन पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उसकी एक पैर पूरी काटनी पड़ी और दूसरा पैर भी किसी तरह से बचाया गया था। तो खैर हमने मोटिवेट किया कि नहीं, तुम बच्चे को आप स्कूल भेजो और बच्चा स्कूल आए। अब वो बच्चा स्कूल कैसे आए, क्योंकि बच्चे को या तो किसी को लाना चाहिए, बच्चा ऐसे नहीं आ सकता। तो सबसे पहले मैंने, वो बच्चा जंप कर करके स्कूल आता था, पर आता था डेली। फिर सबसे पहले मैंने एक एनजीओ से बात करके उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कराई। तो व्हील चेयर पे, चूंकि बच्चे को जंप करने की एक पैर से आदत है, तो वो व्हील चेयर पर नहीं आया, उसको कंफर्ट नहीं लगता था व्हील चेयर पे। तो फिर हमें, और आता था, कुछ भी नहीं उस बच्चे को आता था, लेकिन रेगुलर आने की वजह से इतनी सुंदर उसकी हैंडराइटिंग हो गई कि कई बार हैंडराइटिंग कंपटीशन जब मैं कराती थी तो वो बच्चा फर्स्ट आता था उसमें। तो उसी दौरान एक एनजीओ वाले आए और मैंने, आए क्या, मैं बल्कि लिंक मुझे मिला आपने और मैं संपर्क किया? हाँ, मैंने लिंक मिला और मैं बात की। रॉबिन हुड करके वो एनजीओ है। तो खैर वो तुरंत आया और मैंने कहा कि इस बच्चे का एक लिम जो है आर्टिफिशियल लिम सेंटर से इसको एक मतलब लिम लगवाना है, और बच्चा अगर पैर से ये चलने लगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। खैर पूरे 15-20 दिन का प्रोसेस रहा। बच्चा रोज निशादगंज का एक लिम सेंटर है, वहां पर वो बच्चा जाता था। उसका कभी पैर सब नाप वाप लिया गया, और जिस दिन मेरे पास रोज की वीडियो मेरे पास आ जाती थी, वो एनजीओ वाले मुझे भेजते थे। जिस दिन वो बच्चा मतलब उसका लगा लिम और वो चलने लगा, वो वीडियो मेरे पास आया, तो वो क्षण मैं मोबाइल देखकर मेरे मतलब बिल्कुल भावुक हो गई और आंसू आने लगा मुझे कि ये बच्चा अब चल रहा है, जंप वाली पोजीशन नहीं, चल सकता है। आज भी वो बच्चा 5वीं पास करके 6th में है, लेकिन वो अब उस पैर से ही अपना आता है, जाता है, मिलने भी आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो क्षण, मैं आज भी याद करती हूँ। सरिता जी, जब कोई बाहर से स्कूल देखने आता है, कोई टीम आती है, तो उनको देख के और जब बच्चे उनसे मिलते हैं तो किस तरह का रिएक्शन रहता है बच्चों पे? बहुत एक्साइटेड बच्चे अगर सुन लेते हैं कि कोई आने वाला है, तो बच्चे पहले से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ कि मेरे यहाँ बिल गेट्स फाउंडेशन की टीम आई थी, और हमारा विद्यालय बेसिक शिक्षा को पूरे प्रदेश स्तर पर रिप्रेजेंट किया था। मेरे विद्यालय का जो प्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंट जो किया था, वो पूरा प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन से लोग आए थे, परियोजना की पूरी टीम आई थी, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला पल था जब हमारे बच्चे फॉरेन की टीम के साथ अपने आप को आमने सामने खड़े थे और उनके हर क्वेश्चन को का जवाब दे रहे थे वो। तो इतना खुश हुए वो, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि आज हमारे बच्चे देखिए उनके साथ पूरा का पूरा उनकी चीज़ों का, उनकी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, और वो बहुत सेटिस्फाइड थे। मतलब जो परियोजना की टीम जो विजिट था उन लोगों का, जो ये कराना था मकसद कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है, तो वो उससे बहुत सेटिस्फाइड होकर के गए और उन्होंने बहुत तारीफ की कि नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा और गौरव का पल था हमारे लिए, हमारे बच्चों बच्चों के की लिए। प्रशंसा होती है जी, तो बहुत प्रशंसा। आपको मैं बताऊं कि मेरा एक क्लास 3 का बच्चा था उस समय रेहान, अब इस समय क्लास 4 में है। उसको उन लोगों ने शुरू 2+2, 4+2+2, 4+4, है ना, 8+8, ऐसे ऐसे करके 216+216 तक पूछते रह गए, बिना रुके वो कंटिन्यूअसली बोलता चला गया, मौखिक बोलता चला गया। और उसके पीठ पर जब हाथ रखे जीनियस जीनियस कहे, तो मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्लास 2 के बच्चे के लिए। आपको गुस्सा आता है? मैं घर में तो गुस्सा करती हूँ, बट मैं स्कूल में बच्चों को देख आप के कक्षा में हैं और पढ़ा रही हैं और बच्चे जो गलत जवाब दे रहे हैं, फिर गलत जवाब पे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। क्यों? हाँ, शरारत जब बच्चे करते हैं, कभी किसी को मार दिया अगर, तो मुझे गुस्सा लगता है। आप पिटाई करती हैं? नहीं, मैं पिटाई नहीं करती हूँ। बच्चे जानते हैं कि मैम नहीं पिटेंगी। चाहे जितना गड़बड़ करें वो कक्षा में, हल्ला गुल्ला। नहीं, उनको देखकर बल्कि मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। और सरिता जी, एक अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ पता चले आपके बारे में, एक व्यक्ति के रूप में और एक शिक्षक के रूप में, तो ऐसी कौन सी बात होगी जो उनको पता चलेगा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे? अगर मेरे ट्रांसफर की बात हो गई किसी दिन, तो हक्का बक्का हो जाएंगे। तो
उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो हम्म, एक दिन की छुट्टी अगर मैं लेती हूँ तो वो हम्म, फ़ोन पे फ़ोन आता है कि मैम आज आप आई नहीं, आज छुट्टी पर हैं क्या मैम? हम्म। तब भी मैं उसके बाद पहुँच जाती हूँ। तो अगर किसी दिन ट्रांसफ़र होता है मेरा तो पूरे हक्का-बक्का सब हो जाएँगे। आपके स्कूल के सभी बच्चे और आपके शिक्षक सहयोगी और आपके स्कूल की जो माताएं हैं और जो अभिभावक हैं वो आपको सुन रहे हैं लाइव, क्या कहेंगी आप उनको? पेरेंट्स के लिए तो कुछ अलग चीज़ें कहनी है, जैसे पेरेंट्स को तो मैं हमेशा यही मोटिवेट करती हूँ कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, हम्म, रोज़ भेजिए। सरकारी स्कूल में अब वो पहले वाली चीज़ें अब नहीं है, सब वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर्स हैं हम्म, और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, हम्म, एक अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को, तो आप स्कूल भेजिए। और लोगों से जो हमारे प्रोफ़ेशन में हैं, हम्म, जो हमारे पेशे से जुड़े हैं, उनको मैं ये कह मतलब मैं हालाँकि सभी अपने लेवल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि सभी मेहनत से वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपने ऊपर जो आज़माया है कि नौकरी को नौकरी समझ के नहीं किया कभी। वो हमारा एक शौक, एक जुनून मतलब एक मुझे करने का ये मुझे अच्छा लगता है वो करके, बस खुशी। खुशी मिलती है। और मैं बच्चों वो से क्या कहेंगे? तो मैं यही कहूँगी कि मतलब आप अगर कोई चीज़ वो घर जैसे घर का माहौल वैसे हमारे स्कूल का माहौल रहेगा, हम्म, तो घर और स्कूल में कोई फ़र्क ही नहीं है। चाहे बच्चों के लिए, चाहे टीचर्स के लिए, चाहे किसी के लिए भी। हम्म, तो अगर आप उसको अगर मैं मुझे फ़ीवर भी होता है, मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं पहुँचती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो स्कूल को स्कूल नहीं घर समझती हूँ। जैसे मैं घर में रहती हूँ, वैसे मैं स्कूल में रहती हूँ। बिल्कुल कम्फ़र्ट फ़ील, हम्म। बच्चे भी बिल्कुल मेरे साथ। तो अगर इंसान ऐसे अगर करेगा कोई भी टीचर, कोई भी ये, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा और खुशी मन से और उसको संतोष भी मिलेगा। बच्चों से क्या कहेंगे? बच्चों से स्कूल के बच्चों से हाँ, हाँ। स्कूल के बच्चों से तो मैं यही कहूँगी कि बेटा रोज़ स्कूल आया करो, जो पढ़ाया जाता है वो घर पे एक बार तो कम से कम कॉपी खोल के पढ़ो, रेगुलर स्कूल आओ और कहीं कोई परेशानी हो, कुछ हो तो हम लोग तो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। जीवन में कोई परेशानी हो, मैं तो जीवन की बात करती हूँ। मेरा मेरा नंबर आपको पता है सारे बच्चों को रटा है। ओह! सारे पेरेंट्स का नंबर नहीं पता पर हुँ, मेरा नंबर सारे एक बार मैं छोटी सी घटना बता रही हूँ, वैक्सीन लग रहा था बच्चों का, वैक्सीनेशन था। हुँ, तो डॉक्टर आई थी कहीं से तो उन्होंने पेरेंट्स का नंबर पूछा, बच्चे नहीं बता पाए। तो तुरंत उन लोगों ने कहा मैम का नंबर बताऊँ? तो तुरंत छानबे, छानबे, अंठानबे रटा बच्चों को नंबर। हुँ, हुँ। तो वो उनको इतना आश्चर्य हुआ डॉक्टर को कि बच्चे आपका नंबर बताइए रटा है, दैट्स मदर गुड, फादर का नंबर सबको रटा है नंबर। ग्रेट। तो बच्चे कम्फर्ट फ़ील करते हैं और स्कूल आते हैं, अच्छा लगता है और आना चाहिए रोज़। खूब पढ़ो, खूब बड़े बनो, सबका ना मम्मी-पापा का नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन करो। भई हमारी तो यही इच्छा है और सबकी यही इच्छा है। आइए सरिता जी के स्कूल के बारे में एक छोटा-सा वीडियो क्लिप देखते हैं। सरिता जी आप आईं, आपने अपनी बातें, अपने जो विचार हैं आपने सबसे शेयर किया और आपने समय दिया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।